अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जो लेक्चर स्टडी करेंगे वो चैप्टर नंबर 6.11 उसमें टॉपिक है जी एनोट्रोपी। अच्छा जी, एनोट्रोपी क्या होता है जी? सबसे पहले आपने ये देखना है कि कहता है कि किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस होती है ना, उसको हम एनोट्रोपी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने घर में कमरे में गए, उसमें आपका ब्लैंकेट, आपका कमरा सारा बिल्कुल ठीक ठाक था। अब आप गए, आपने जाके थोड़ी देर लेटे उस पे, और उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद चाय पी, कुछ किताबें पढ़ी और किताबें वैसे ही फेंक दी, चाय के बर्तन भी वैसे फेंक दिए, कुछ और खाया वो भी फेंक दिया, और कुछ और भी चीज़ें इस्तेमाल की, लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, और इस तरह तमाम चीज़ों को बिखरा दिया। फिर आप नहाने के बाद जो कपड़े हैं वो भी वैसे फेंक दिए, और उसके बाद आप चले गए। अब आपने बेसिकली जो किया है एक रूम के साथ, वो है एनोट्रोपी। एंट्रोपी जो होता है वो बेसिकली कहता है कि सिस्टम का डिसऑर्डरनेस। अच्छा, इसमें बेहतरी नहीं, जितना ज्यादा सिस्टम डिसऑर्डर होगा, जितना ज्यादा बेतरतीबा होगा, जितनी रैंडमनेस होगी, उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो इसलिए वो कहता है द मेजर एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ वे एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ सिस्टम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। अब जितना ज्यादा रैंडमनेस होगी, उतनी ज्यादा बेतरतीबी होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो फैलने के चांसेस होंगे। ये डेफिनेशन ज्यादा बेस्ट है अगर आप इस चीज को साथ लाजमी लिखें एक पॉइंट के तौर पे, कि मोर वे, जितने ज्यादा तरीके होंगे उतने ही ज्यादा वो स्टेबल होगा सिस्टम। अब वो कहता है मेजर ऑफ द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी क्या है? मेजर द रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। हाई रैंडमनेस और डिसऑर्डर, द ग्रेट विल बी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो एंट्रोपी सिस्टम की उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट इसका 6.11.1 टॉपिक है, जिसमें हम ये देखते हैं एंट्रोपी, डिफ्यूजन एंड नंबर ऑफ द वे ऑफ अरेंजमेंट, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। सबसे पहले तो वो कहता है कि डिफ्यूजन क्या कहता है कि हमारे पास द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ द वन मालिक्यूल इनटू एन अदर मालिक्यूल। मतलब ये देखें, इसमें दो तरह के मालिक्यूल हो सकते हैं। एक मेरे पास यहाँ पे ब्लैक मालिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, और दूसरे कौन से मालिक्यूल आ रहे हैं? यहाँ पे रेड। अब जितना ज्यादा ये नंबर ऑफ वे, यानी जितने ज्यादा नंबर तरीके से इसको इंटरमिक्स किया जाएगा, जितनी ज्यादा पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स होगी, उतना ज्यादा वो डिफ्यूजन होगा। अगर पार्टिकल एक लिमिट तक जाके रुक जाते हैं तो डिफ्यूजन भी रुक जाएगी। जितना ज्यादा पार्टिकल्स अरेंज करेंगे, अपने आप को आगे डिफ्यूज करेंगे, उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी। अब मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट्स पे, यानी उनके नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। अब यहां पे जो बेसिकली उसने एक बताया कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये दो जार हैं, एक ए है और दूसरा कौन सा है? बी। अब ये दो जार हैं तो हम लिख लेते हैं 2। इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5। तो कितने तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है? तो यह है 32। इसका आप वो स्केल ले लें। इसी तरह अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल है तो एक ही तरीके इसको हम अगर लें, तो ये हम इसको दो जार में दो तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन 5 पार्टिकल को 32 वे से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है तो हम उसे कहेंगे 2 की पावर 100 जो है वे आ जाएगा। इस तरीके से हम उन पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे हम इस फार्मूले को इस तरह में लिख सकते हैं, एक्स की पावर वाई। तो इसमें जो अरेंजमेंट है, जो पावर है, वो है 2 की पावर n। इस फार्मूले की मदद से हम पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, वो कितनी ज्यादा वे से मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6.11.2। अच्छा, इससे पहले हमने एक चीज यहां पे देखी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमने क्या सीखा कि जो मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज होते हैं, वो डिपेंड करते हैं पार्टिकल्स के नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट, यानी पार्टिकल्स नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी 6.11.2। इस टॉपिक में हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ द एनोट्रोपी वैल्यूज। हम इसकी वैल्यूज का अंदाजा लगाएंगे कि इसमें कंपैरिजन करते हैं बाय द नंबर ऑफ द पार्टिकल
अगर आपने एंट्रोपी को कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ पार्टिकल, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, हमारे पास नंबर 1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टी, नंबर 3 है उसकी फिजिकल स्टेट। ये डिपेंड करती है तीनों चीजें। अभी एग्जांपल के जरिए सीखते हैं। मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट की एंट्रोपी है 92.9, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड की है 39.7। अब इन दोनों में वो कह रहा है डिफरेंस क्यों है, कहता है एक तो इसके पार्टिकल ज्यादा हैं और इसके पार्टिकल जो हैं वो हमारे पास कम, दूसरा इसका पार्टिकल लार्ज हो गए, इसके हो गए स्मॉल। अब यहां भी आ जाएगा अगर नेचर की बात करें कि नेचर वैसे डिपेंड करता है। अब डायमंड और ग्रेफाइट में कहता है कि डायमंड की एंट्रोपी कम है क्योंकि डायमंड इतना हार्ड होता है, इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है कि उसको डिसऑर्डरनेस इतना ज्यादा नहीं किया जा सकता, उसको उसके अंदर ज्यादा बेतरतीबी नहीं पैदा की जा सकती, तो इस वजह से उसकी एंट्रोपी कम है। मिसाल के तौर पे वो एग्जांपल में देता है जिसमें आप फिजिकल स्टेट को स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास बर्फ है, आइस, अब क्योंकि वो सॉलिड है, अब सॉलिड के अंदर अगर हम देखें बर्फ के अंदर एंट्रोपी है जी 48.0 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन अगर वही सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होकर कितनी हो जाए 69.9 जूल पर केल्विन पर मोल। और यही अगर हमारे पास वाटर वेपर्स में, बुखारात में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी एनर्जी और इंक्रीज हो जाती है। गैस सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस और उनको एंट्रोपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 188.7 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि गैस में सबसे ज्यादा रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस यानी एंट्रोपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो आज का आपने लेक्चर बखूबी समझा होगा कि एंट्रोपी कैसे हम फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्रोपी की और 2 एप्लीकेशन है, उनको स्टडी करते हैं। एंट्रोपी चेंज इन अ रिएक्शन। देखें रिएक्शन जो है ना वो फेज के हिसाब से देखें, या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड भी। अब डिफरेंट फेजेस के रिएक्शन है। अब यहाँ पे वो सिंपल ये कहता है कि हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जो गैस के रिएक्शन होते हैं उनमें एंट्रोपी सबसे ज्यादा चेंज होती है। तो यहाँ पे भी वो यही बताता है कि केमिकल रिएक्शन स्टडी ऑफ द एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज। रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि एंट्रोपी जो चेंज हो रही है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। हम उसमें इंक्रीज फाइंड करते हैं या डिक्रीज। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस हो रही हो तो एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, मीन दैट कि इंक्रीज होती है। जैसे कि प्रीवियस जो लेक्चर है हमने उसके अंदर जो है सॉलिड यानी आइस और वाटर और उसके अलावा वाटर के वेपर्स की हमने एग्जांपल देखी। अब यहां से वो कहता है कि इन अ गैस, अब गैस के अंदर जो है ना हाई एंट्रोपी है। मिसाल के तौर पे N2O5 ये गैस में है, तो इससे आगे NO2 और O2 भी दोनों गैस बनती है, तो इसमें एंट्रोपी हाई है क्योंकि ये गैस फेस रिएक्शन है। गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बॉडी स्प्रे या एग्जांपल के तौर पे रूम फ्रेशनर जो है आप रूम में करें वो सबसे ज्यादा उसमें डिसऑर्डरनेस पैदा होती है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बेसिकली सॉलिड मॉलिक्यूल है, इसकी एंट्रोपी क्या होती है? लो। तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो जाएंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल गैस के जो मोल्स हैं वो ज्यादा वे से एंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं और ज्यादा तरीके से उनकी अरेंजमेंट्स होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक है 6.11.4, जिसमें हम देखते हैं कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। जब हम बात सिस्टम की करते हैं ना तो उसमें रिएक्शन का भी देख ले। अगर रिएक्शन वो कह रहा है तो एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा जो एस नॉट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड। हम इसे प्रीवियस भी काफी सारे इसी चैप्टर में रिएक्शन कर चुके हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट से हमें रिएक्टेंट निकालना पड़ता है। मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, मिसाल के तौर पे एक सिस्टम है जिसके अंदर जो रिएक्शन है जब वो स्टार्ट हुआ तो उसकी जो एनर्जी थी वो थी 50 किलो जूल पर मोल। तो अगर वो रिएक्शन जब एंड हुआ यानी जब उसका एंड हुआ तो उसकी एनर्जी थी 45। अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो बेसिकली क्या हुई है? डिक्रीज, यानी उसने अपने अंदर से एनर्जी खाली की है। तो ये कौन सा हमारे पास रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। इस तरह अगर वो 50 से 55 पे चला जाता है तो उसने एनर्जी गेन की है जो कि हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक। तो जिस तरह हम हीट का अंदाजा लगाते हैं हमेशा रिएक्शन जो है ना प्रोडक्ट, यानी ये देखें ना हम इससे अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये ओरिजिनल एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है या ज्यादा। सेम है ऐसे ही सिस्टम में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की एनर्जी को जो है वो माइनस करते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का CaO बनता है। इसमें जो कैल्शियम की एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये है कितनी? 41.40। अब 2 इसमें डिजिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन O2 है, उसकी एनर्जी हमारे पास ये है 205।
जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा, O2 की कंप्लीट एनर्जी है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की एनर्जी है 39.70 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें प्लस हो जाएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होने से ये हमारे पास आंसर आता है। इन दोनों को उस साइड पे जाके माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है सिस्टम। एंट्रोपी जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतना ही रिएक्शन फिजिबल होगा, उतना ज्यादा उसके लिए आसानी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है 6.11.5 जिसमें हम देखते हैं टोटल एंट्रोपी चेंज। अब इसमें फार्मूले 2-3 है। सिस्टम की फाइंड करनी हो तो वही फार्मूला, सिग्मा जो है तमाम की तमाम सिस्टम की प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस सिग्मा आल जितनी भी सिस्टम की रिएक्टेंट की एनर्जी। अगर आपने सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम फाइंड करना है तो ये है डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच आर, जितनी भी इंथाल्पी है उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की उसको उसके टेम्परेचर के लिहाज से फाइंड करते हैं। ये दो डिफरेंट तरीके हैं। और अगर आपने इसको किलो जूल पर मोल में फाइंड करना है, यानी अगर आपको इसकी यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट है एंट्रोपी का वो हम क्या लिखते हैं जॉल, और फिर क्या लिखते हैं पर केल्विन और पर मोल। अब अगर हमने इसे किलो जॉल करना है यानी किलो जॉल करना है तो इसके लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम ये वही इक्वेशन है, इसको सेम वैसे ही तरीके से हम दोबारा फाइंड करेंगे। सेम वैसे ही हम 2 का यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 41.40 से 2 को, और उसी तरह ऑक्सीजन की वही एनर्जी रहेगी, सीओ की वही एनर्जी है। जस्ट फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा जिसमें सिस्टम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टिंग है, तो सेम टू सेम आंसर भी इसमें सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्रोपी का कंप्लीट टॉपिक खत्म हो गया। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।